नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बाद आज हम आपसे मुखातिब हैं एक नए विषय को लेकर, और ये है वैसे विषय तो वही है, भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास, लेकिन हम अगली कड़ी में पहुंच रहे हैं और ये है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। दोस्तों, मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे, भारत मंत्री थे ब्रिटेन में, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत में वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कह लें या आप इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 कह लें। ये 1909 के बाद भारत में 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बाद भारत में आया था। 1909 से लेकर 1918 के बीच में भारत में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी। कांग्रेस का गठन तो 1885 में ही हो गया था। कांग्रेस एक परिपक्व संस्था बन चुकी थी और गांधी जी का लगभग प्रादुर्भाव भारत में हो चुका था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भी हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय भी हो चुकी थी, मतलब मित्र राष्ट्रों की विजय भी हो चुकी थी, और उसके बाद वो और मित्र राष्ट्र यानी इंग्लैंड वगैरह और ताकतवर होकर उभरे थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और उधर खिलाफत का भी, वहाँ तुर्की में खिलाफत का भी एक तरह से खात्मा हो चुका था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक नए सरकार के गठन की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी थी और उसका भारत पे भी प्रभाव पड़ा था। तो इन सब के आलोक में 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लॉ आया, वो साफ दिखाता था कि ब्रिटिश सरकार भारत को कहीं से भी, ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारत पे और भारत की शासन व्यवस्था पर हम टोटल कंट्रोल रखें, क्योंकि वो 1914 से 1918 के बीच के विश्व युद्ध के बाद विजय बनकर उभरे थे, जबकि उस विश्व युद्ध में हमारे भारत के जवानों ने बहुत बड़ी शहादत दी थी, फिर भी उन्होंने भारत के साथ कोई ये नहीं किया। खैर, इस एक्ट की बात हम करते हैं। इस एक्ट से क्या हुआ, तो इस एक्ट से 1919 में, वैसे तो ये एक्ट 1919 में पारित हुआ, लेकिन इसको भारत में लागू माना गया 1921 से। 1921 में ये लागू हुआ, याद रखिएगा। 1921 में पारित हुआ, 1921 में ये 1919 में पारित हुआ, 1921 में इसे लागू किया गया। लागू करने के लिए इसमें क्या क्या इसमें थे, तो इसमें भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहेगा, यह पहला प्रावधान था। समझ लीजिए, क्यों मैंने कहा था ना आपसे कि 18 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इंग्लैंड सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा था, तो वो भारत पे शिकंजा कसना ही था, तो उसने कस दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारतीय ये सोचेंगे कि हमने विश्व युद्ध में इनकी मदद की है तो ये हमें थोड़ा सा मौका देंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने पहला प्रावधान यही बनाया कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहेगा। दूसरा इनका था भारत में, दूसरा लॉ के उन्होंने ये दिया कि भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। हालांकि ये घोषणा पहली बार की गई कि भारत में हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे जो सरकार भारत के लिए उत्तरदायी होगी। खैर चलो, इस लॉलीपॉप को हम मान लेते हैं। फिर इसमें कहा गया कि प्रशासन में भारत को भागीदारी दी जाएगी और धीरे धीरे स्वायत्तता दी जाएगी, यानी भारत का शासन चलाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाएगा धीरे धीरे। वो कब होगा ये नहीं, धीरे धीरे दिया जाएगा। दैट वाज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। उसके बाद कहा गया कि प्रांतों को केंद्रीय नियंत्रण से यथासंभव मुक्ति रखा जाएगा। प्रांतों को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्ति रखा जाएगा, यानी प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा। भारत प्रांतों की सरकार अपने लिए नियम कानून खुद बनाएंगे, ऐसा कहा गया था। प्रांत व केंद्र, पहली बार इस एक्ट, अभी आप 3 तरह के कानून को समझते होंगे, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, और एक समवर्ती सूची है जिस पे दोनों कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन अगर दोनों के कानून में कन्फ्यूजन है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा। इस व्यवस्था की, इस सिस्टम की शुरुआत 1919 में ही हुआ था। प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया, अपना कानून बना सकते हो, केंद्र अपना कानून बना सकता है। पहली बार प्रांत व केंद्र सूची अलग किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय ही रहा जैसे अभी है। गवर्नर वायसराय को अल्टीमेट पावर देकर के रखा गया।
ठीक। उसके बाद वायसराय की कार्यकारिणी में 8 में से 3 सदस्य भारतीय। वायसराय की कार्यकारिणी में जो पहले 5 सदस्य थे उसको 8 कर दिया गया, लेकिन उसमें से 3 को इंडियन होना जरूरी था, ऐसा कर दिया गया। ये देखिए, ये थोड़ा सा हुआ। उसके बाद केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा या विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल की बात अब तक हम करते आए, अब यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था हो गई, एक राज्य परिषद स्टेट काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। आज जो राज्यसभा और लोकसभा में सुनते हैं पार्लियामेंट में कि ये राज्यसभा में हो गया, ये लोकसभा में पास हो गया, ये सिस्टम कब आया? 1919 में। 1919 तक क्या था? केवल केंद्रीय विधानमंडल हुआ करता था। इस एक्ट के जरिए केंद्र में विधानमंडल के साथ साथ एक राज्य परिषद का गठन भी किया गया, स्टेट काउंसिल का, जो बाद में राज्यसभा कहलाया। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य रखने की व्यवस्था हुई। जो पहले 60 थे उसको 145 कर दिया गया। इसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होंगे, 104 का चुनाव होगा और 41 मनोनीत किए जाएंगे। ये हो गया। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का कर दिया गया। जो विधानसभा था उसका कार्यकाल 3 वर्ष का कर दिया गया। प्रांतीय प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। प्रांतीय प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। यह एक तरह से द्वैध शासन की व्यवस्था थी। आरक्षित जो है वो विधानमंडल प्रांतीय परिषद उस पर कानून बना सकता था। हस्तांतरित ये था कि किसी किसी मामले को केंद्र के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता था। जैसे अभी क्या होता है, अभी राज्य स्टेट असेंबली में जब कोई विधेयक पारित होता है तो कभी कभी राज्यपाल क्या करते हैं, तो उस विधेयक पर साइन करने के बदले उसको केंद्र को भेज देते हैं, राष्ट्रपति को। तो वो हस्तांतरित जो ये सिस्टम पहली बार 1919 में लागू हुआ। केंद्र प्रांतीय परिषद में एक तो ये था कि राज्य सरकार विधेयक बना लेगी, और दूसरा ये किया गया कि कुछ मामलों को वहाँ का जो गवर्नर था वो केंद्र के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भेजने लगा, उसको हस्तांतरित कहा जाएगा। ये 2 तरह के, यानी प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। और एक तरह से ये प्रांतों को कह दिया गया कि आप कानून तो बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप केंद्र सरकार के अधीन ही रहोगे, यानी केंद्रीय वर्चस्व रखा गया। ये 1919 में फाइनल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। फिर 1919 के बाद 1909 के बाद इसके दिन में ये सारे सुधार हुए, और ये इन सुधारों को के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया 1919 में। 10 वर्ष में यह पता करना कि अब तक जो हमने भारत के लिए कानून बनाए उस कानून का भारत में कोई लाभ हुआ या नहीं। ये एक वैधानिक आयोग के गठन की बात 1919 में की गई। और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और भी है कि संपत्ति या शिक्षा के आधार पर वोट डालने का अधिकार, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर वोट डालने का अधिकार लोगों को दिया गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स दे रहे हैं, या शिक्षा का एक क्वालिफिकेशन रखा गया कि मिनिमम एजुकेशन पे आपको वोट दिया जाएगा। पहली बार महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया 1919 में। ये हमेशा याद रखिएगा। 1919 में भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला, तो भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919 में मिला। और उसमें ये भी दिया गया कि वोट देने की जो योग्यता जो अब है कि भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल के ऊपर का है, पागलत्वादी वाली या नहीं है, वो वोट डाल सकता है। लेकिन उस समय ये नहीं था, उस समय एजुकेटेड होना ज़रूरी था, और आपकी प्रॉपर्टी पे एक सर्टेन अमाउंट था कि इतना टैक्स अगर आप दे रहे हैं तभी आप वोट डालने का वोटर कहलाएंगे। ये था, ये बहुत बढ़िया। वैसे संपत्ति का तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन एजुकेशन का होना चाहिए था। एक मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए जो वोट डाल सके, जो पहले था जो अब नहीं है। खैर चलो जो भी है, तो ये जो व्यवस्थाएं थी, वोट डालने का अधिकार महिलाओं को दिया गया। इसी कानून के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ भारत में।
जो आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आज बात करते हैं, IAS, SCS, PCS की बात करते हैं, जो पहले जिसके लिए लंदन जाना पड़ता था, अब ये भारत में हो गया। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में SC एक्ट के जरिए भारत में किया गया। उसके बाद केंद्र सरकार का बजट पेश होता था प्रांतीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी कह दिया गया है कि आप अपने अपने राज्य का बजट बनाओ और उसे पास करवाओ सदन से। तो केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया। पहले केंद्र सरकार का ही बजट होता था जिसमें प्रांतों के लिए भी हिस्सेदारी होती थी। अब प्रांत सरकार का, राज्य सरकार का बजट अलग कर दिया गया। ठीक, राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का, पास करने का अधिकार इसी एक्ट के जरिए दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री का हाँ, अब तक ब्रिटिश संसद में जो भारत मंत्री बनाए गए थे और उनका जो परिषद बनाया गया था, उनको वेतन कहाँ से मिलता था? भारतीय राजस्व से मिलता था, भारत के रेवेन्यू से। लेकिन इस एक्ट के जरिए उन लोगों का वेतन इंग्लैंड के रेवेन्यू से दिया जाने लगा। भारतीय राजस्व के स्थान पर इंग्लैंड के राजस्व से उनका वेतन देने का प्रावधान इसी एक्ट में किया गया, 1919 के चार्टर एक्ट में, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्ष में उसका कार्यकाल था। और ये कहना था कि अब तक जो हमने कानूनी जो लीगल रिफॉर्म्स जो हमने एक्ट लाया, जो चार्टर एक्ट लाया, जो भारत काउंसिल एक्ट लाया है, उससे भारत की शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है, ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। तो ये दोस्तों, ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको 1919 का भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। अब हम इस कड़ी को यही ख़त्म करते हैं और आगे की कड़ी में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसको आज के भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि कहा जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1935। उसका जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज आप मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और फिर वही हमारी गुजारिश है, अगर आपको लग रहा है कि हम आपको जो दे रहे हैं, जो कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं, वो प्रामाणिक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।